हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शशि बोरिचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक मेडिकल कंडीशन जिसका नाम है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मैं आपको बताऊँगी कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके क्या कॉज है और साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट आपको बताऊँगी। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है इस कंडीशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आखिर होता क्या है? देखिए, हर पर्सन का अपना एक पर्सनैलिटी होता है, उसका अपना ही एक थॉट होता है, इमोशंस होते हैं, उसके अपने ही अलग विचार होते हैं, उसके अपना ही एक बिहेवियर होता है जो उसे बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बचपन से ही शुरू हो जाता है। बचपन में जो भी हमारे साथ सिचुएशन होती है, जो कंडीशंस होती है, उसी से हमारा पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। हमें पता चलता है कि इस सिचुएशन में हमें कैसा बिहेव करना है। इसके साथ ही साथ जीन्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पेशेंट्स को डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब में एक जैसे ही सिम्टम्स आए। पेशेंट को कभी कभी माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, कभी कभी कुछ पेशेंट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को भी नहीं पता होता कि उनके अंदर कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जैसा बिहेव कर रहे हैं या उनका जो थॉट है वो बिल्कुल ठीक है, बाकी जो लोग कह रहे हैं वो रॉन्ग है। मतलब ये अपने आप को हमेशा जस्टिफाई करते रहते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको तब पता चलेगा जब पेशेंट 20 या 30 की एज में होता है। 20 से 30 साल के बीच का जो उम्र होता है उसमें पता चल जाता है कि इस पर्सन को कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या नहीं। टोटल देखा जाए तो 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होती है जिनको 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है, क्लस्टर ए, बी, सी। क्लस्टर ए में जो होता है वो पेशेंट आप कह सकते हैं कि पैरानॉइड टाइप का, मतलब शक्की स्वभाव का पेशेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा अजीब सी एक्टिविटी करने वाला, उसे डेल्यूशन रहते हैं, हेलुसिनेशन रहते हैं। क्लस्टर बी में आ जाते हैं ड्रामेटिक लोग, मतलब जो नाटकीय टाइप के होते हैं, नाटक करते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इसमें 4 टाइप के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जैसे कि फर्स्ट है एंटी सोशल, जिसमें कि पर्सन बहुत सारे रूल्स को ब्रेक करता है, बहुत सारे गलत काम करता है, जैसे कि किसी का मर्डर कर देना, रेप कर देना। ये एक एंटी सोशल बिहेवियर होता है, लेकिन इनको ये काम करने के बाद कोई गिल्ट नहीं होता, तो ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। थर्ड है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होता है, उसे हमेशा ये चाहिए कि मेरे ऊपर ही सब लोग ध्यान दो। नेक्स्ट है नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट को हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे ही इंपॉर्टेंस दिया जाए, मतलब इनके अंदर सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें दूसरों को कोई इंपॉर्टेंस दे पसंद नहीं, बस ये चाहते हैं कि सबका ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए और सब लोग बस मुझे ही इंपॉर्टेंस दो। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आप कह सकते हैं कि इनके अंदर सेल्फ केयर का इमोशन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है क्लस्टर सी, जिसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एंशियस होता है और बहुत ज़्यादा फेयरफुल होता है, मतलब डरा हुआ, टेंशन में रहने वाला। इसमें फर्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है ओसीडी, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इन लोगों को हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, सब कुछ एकदम राइट चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है एंशियस अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा डरा रहता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे, मतलब इन्हें फेयर ऑफ रिजेक्शन रहता है। इसके साथ ही साथ ये लोग क्रिटिसिज्म को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। अगर कोई इन्हें क्रिटिसाइज़ कर दे तो ये इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थर्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसमें आती है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें जो पर्सन है उसको डे टू डे लाइफ में भी छोटे मोटे डिसीजन लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसका जो वो कभी भी अपने आप के लिए स्टैंड नहीं ले पाता, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता, पुअर डिसीजन मेकिंग होती है इन लोगों के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको इसके टाइप बता दिए हैं, जिसमें क्लस्टर ए, बी, सी आता है। अब मैं आपको इसमें इसका कॉज क्या है ये बता देती हूँ कि आखिर ये बीमारी होने का, किसी के अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने का आखिर कॉज क्या है। तो फर्स्ट कॉज तो यही है कि चाइल्ड एब्यूज़, जो बच्चा होता है उसका बचपन अच्छा नहीं बीता हो, या फिर नेग्लिजेंस, अगर उसे बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया हो पुअर पेरेंटिंग के वजह से। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उन लोगों में ही बहुत ज़्यादा कॉमन है जिनके साथ बचपन में सेक्सुअली असॉल्ट किया गया हो, जिनको, या फिर उनके साथ कुछ गलत तरीके का सेक्सुअल एक्टिविटी की गई हो। नेक्स्ट आ जाते हैं जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके फैमिली में किसी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो आपको भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनको भी इन फ्यूचर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कुछ ट्रीटमेंट बता देती हूँ, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो फर्स्ट मेडिसिन है इग्नेशिया अमारा 200, आप यूज़ कर सकते हो। सीपिया 200 आप यूज़ कर सकते हो।
इसके अलावा आप आर्सेनिक एल्बम 200 या फिर ऑरम मेड 200 का भी यूज़ कर सकते हो। ये सारी मेडिसिन जो है ये मेंटल डिसऑर्डर के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, तो आप इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, इसके कॉज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, और साथ ही साथ मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट बता दिया है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम के लिए या किसी और प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।